प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब आप समझ रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम यहाँ पे रिलेशन आपको बताने वाले हैं। यानी फ्रुंडलिच ने जो रिलेशन दिया था वो बताया था कि एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में फुल्ली एक्सप्लेनेशन किसने किया? फ्रुंडलिच ने किया। ओके, अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था नेचर ऑफ द एडजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्प्शन कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें से कुछ टॉपिक थे जिसमें से नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया। ओके, अभी उसके बाद उसी वीडियो हमने आपको बताया था एडजॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। अब ये जो रिलेशन है जो खासकर हमने आपको बताया फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये स्पेशली रिलेशन है एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच। क्योंकि एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एडजॉर्बेंट है, उसका सरफेस बिल्कुल नीट और क्लीन है, और जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी तेजी के साथ, यानी प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी प्रेशर भी इंक्रीज होता है और एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। लेकिन जब कुछ लेयर, यानी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जब कुछ लेयर बन जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हम प्रेशर तो बढ़ाते हैं, एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। मतलब प्रेशर के साथ एडजॉर्प्शन बढ़ता जरूर है, लेकिन जितना ज़्यादा के तेजी के साथ, यानी जितना हाई प्रेशर अप्लाई करते उतना हाई एडजॉर्प्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग में एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर जो मिडिल प्रेशर होते हैं, मॉडरेट प्रेशर होते हैं, उस पर क्या होता है कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो प्रेशर पे डिपेंड होता है। लेकिन जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, जो एडजॉर्बेंट का सरफेस है वो जो कंप्लीटली कवर्ड हो जाता है, किससे? एडजॉर्बेंट से, तो उसके बाद आप प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाइए लेकिन एडजॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं होता। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बीच में क्या रिलेशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। उसके लिए फ्रुंडलिच ने कुछ एम्पिरिकल रिलेशनशिप बताने की कोशिश किया है। यानी कि 1909 में फ्रुंडलिच ने एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच, यानी कि गैस ऑफ द एडजॉर्बेट डिपोजिट ऑन द यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट और प्रेशर के बीच में कुछ एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया, कुछ अनुमानित रिलेशनशिप दिया, और उसी रिलेशन को हम कहते हैं फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या है? अब जैसे देखिए इक्वेशन डायरेक्ट यहां पे आपको यूज करना है, x/m इज इक्वल टू k p के पावर 1/n, जहां पे उन्होंने बताया n इज ग्रेटर देन 1। ये है फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही प्रेशर और एडजॉर्प्शन के बीच में रिलेशन आप बता सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसके साथ साथ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर लेने के बाद एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में रिलेशन बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो फ्रुंडलिच थे, और उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया जिसको हम फ्रुंडलिच इक्वेशन कहते हैं, और वो इक्वेशन आपके सामने है, x/m इज इक्वल टू k p के पावर 1/n। ओके, अब यहां पे हमने आगे लिख दिया है n इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें यक्स क्या है, यम क्या है, यक्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यक्स है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस एडजॉर्बेंट। ओके, यम क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। के क्या है? के एंड एन है फ्रुंडलिच कांस्टेंट, फ्रुंडलिच कांस्टेंट। ओके, पी क्या है? प्रेशर। अब एक आपको ध्यान रखना है, के एंड एन इज द फ्रुंडलिच कांस्टेंट बट देयर वैल्यू इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ओके, अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि यहां पर हमने जो वैल्यू लिखा है n इज ग्रेटर देन 1, तो सीधा सा आपको मतलब समझना है कि सपोज दैट n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी n की वैल्यू 1 से
ज़्यादा है। अब n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में एडजॉर्प्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर, यानी एडजॉर्प्शन जो है प्रेशर के साथ इंक्रीज करा, लेकिन वहां पे n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ इंक्रीज करता है, लेकिन जितना हाई स्पीड से यानी जितना ज़्यादा तेजी के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है उतना तेजी के साथ एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ये जो है दिस इज द सिंबल फॉर द एडजॉर्प्शन, यानी ये एडजॉर्प्शन का क्या है, ये सिंबल है कि हमने एडजॉर्प्शन को किससे शो किया है, x/m से, यानी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, डिपॉजिट हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हमने शो किया है, एडजॉर्प्शन का एक सिंबल दिया, प्रेशर दिया। ओके, अब जरा सा सोचिए कि हमने प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, इनिशियल प्रेशर से प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया 4 टाइम। अगर n की वैल्यू हो गई n = 2, इसका मतलब क्या हो गया कि x/m = k 4 के पावर 1/2। मतलब क्या हो गया कि आपने प्रेशर को इंक्रीज किया 4 टाइम, लेकिन 4 का जब आप रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज इन प्रेशर, लेकिन प्रेशर जितना तेजी के साथ इंक्रीज कर रहा है उतना तेजी के साथ में आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या रखा है, >1। अब मान लीजिए n की वैल्यू हमने 2 ले लिया और प्रेशर कितने टाइम बढ़ा दिया हमने, 4 टाइम बढ़ा दिया। तो जो एडजॉर्प्शन बढ़ा है, प्रेशर 4 टाइम बढ़ा, लेकिन एडजॉर्प्शन कितने टाइम बढ़ा, 2 टाइम बढ़ा। सपोज दैट अगर दूसरा इक्वेशन ले यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने यहाँ ले लिया है P = 8 टाइम, यानी इनिशियल प्रेशर से हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया 8 टाइम और हमने n की वैल्यू भी इंक्रीज कर दिया कितना, 3। अब कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ये हो जाएगा x/m = k 8 के पावर 1/3। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो x/m है एडजॉर्प्शन है वो 2 टाइम ही बढ़ेगा। मतलब क्योंकि 8 का आप रूट क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं 8 का, तो आपको कितना मिलता है, 2 मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने पहले कंडीशन में 4 टाइम्स लिया था, दूसरे कंडीशन में क्या ले लिया हमने, प्रेशर 8 टाइम ले लिया, लेकिन n की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो एडजॉर्प्शन जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उतना तेजी के साथ नहीं चेंज हो रहा है जितना तेजी के साथ में प्रेशर चेंज हो रहा है। ओके, अब जरा से सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके लिए हम लॉग यूज करते हैं। अगर इस इक्वेशन के लिए हम लॉग यूज कर रहे हैं तो आप यहां देखो, इसका लॉग हम ले लेते हैं। लॉग, इसी इक्वेशन को हम लॉग में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका log x/m = log k + 1/n log p। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। यहां पर हमने ले लिया है log x/m = 1/n log p + log k। अब इस इक्वेशन का कंपेयर करना है मुझको किसके साथ में, y = mx + c में। अगर आप y = mx + c से साथ कंपेयर करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ किसके किसके बीच होगा, ग्राफ बीच में होगा log x/m और log p के बीच। तो आइए जरा ग्राफ देखते हैं। अभी यहां पे हमने ले लिया है y एक्सिस पे हमको लेना है log x/m और x एक्सिस पे लेना हमको log p। ओके, अब ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जाने वाला है, तो यहां से हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन। अब जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिला है तो इसमें क्या मिलेगा, आपको स्लोप मिलेगा। ये जो स्लोप होगा तो स्लोप = 1/n, और जो आपका ये रहा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा, log k के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। लेकिन हमें समझना है कि अगर हम प्रेशर में वेरिएशन लाते हैं तो एडजॉर्प्शन में क्या क्या वेरिएशन होता है। अब उसके लिए हम एक अच्छा सा आपको ग्राफ बना देते हैं। तो हमने आपको बताया कि फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन इक्वेशन जो है वो ये है, इसके साथ साथ इसमें क्या x क्या है, m क्या है, k क्या है, n क्या है, p क्या है, वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने आपको बता दिया कि इसी इक्वेशन का हमको लॉग लेना है, तो log x/m = log k + 1/n log p, उसको रीअरेंज हमने कर दिया है। तो y = mx + c से कंपेयर करने पर हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला, जिसका स्लोप की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी उससे हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू, और k और n दोनों के दोनों फ्रुंडलिच कांस्टेंट हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि प्रेशर के वेरिएशन के साथ साथ एडजॉर्प्शन में क्या वेरिएशन हो रहा है, उसको भी हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच, यानी x/m और प्रेशर के बीच हमने ग्राफ जब प्लॉट किया है, तो ये जो प्लॉट हमने जो ग्राफ प्लॉट किया वो स्पेशली है फ्रुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब आप समझ सकते हैं, हमने यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो आप जरा देखिए कि यहाँ पे आपको 3 ऐसे ग्राफ मिल रहे हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहां लेते हैं ग्राफ कहां से ले रहे हैं, ओ ए। अब आप देखिए ओ से ए तक जा रहे हैं, ओ से ए तक जा रहे हैं, तो जो ग्राफ है वो बिल्कुल क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। ओके, उसके बाद दूसरा ग्राफ मान लीजिए ग्राफ नंबर 1 हो गया। ग्राफ नंबर 2 हम जा रहे हैं, यानी कि यहां से ए से कहां तक जा रहे हैं, हम बी तक जा रहे हैं। जब हम ए से बी तक जा रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ओ से ए है ये स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हो गया कि एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन ए से जब हम बी की तरफ जा रहे हैं तो जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कर्व ले रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि क्या है, थोड़ा सा कर्व ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे अगर आप यहां पे लिखते हैं तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p के पावर 1/n, जहां पे हम यहां लिख देते हैं n/1/n इज इक्वल टू 1। तो अगर आप 1/n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये दूसरा जो बात है वो है ग्राफ नंबर A to B। अगर ग्राफ नंबर A to B अगर आप लेते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p के पावर 1/n। अब यहां पे हम क्या करेंगे, n इज ग्रेटर देन 1, ध्यान से देखिएगा, या फिर 1/n इज ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट जब आप B से C यानी ग्राफ जब आप B जाते हैं तो A और B जो है ऐसा आप समझ सकते हैं कि लोअर प्रेशर पे एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि एडजॉर्प्शन जो है प्रेशर के साथ रिलेशन तो रखता है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब तीसरा कंडीशन ये हो गया B से लेकर के C तक, यानी B और C, तो B और C ये क्या हो गया, आपका कर्व हो गया। और B और C क्या जा रहा है, आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यानी प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन एडजॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप लिखते हैं तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p के पावर 1/n, जहां पे आप लिख सकते हैं 1/n इज लेस देन 1, मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि 1/n इज इक्वल टू क्या ले लें हम, 0। अगर किसी का पावर 0 हो जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये जो 3 ग्राफ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग प्रेशर पे जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो अलग अलग हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख दिया, तो पॉइंट नंबर 1 एट लो प्रेशर, अगर आपका प्रेशर लो है तो आप यहां लिख सकते हैं x/m इज इक्वल टू k p के पावर 1/n, तो 1/n इज इक्वल टू 1 है, तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी लो प्रेशर पे एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर हम क्या लेंगे, मॉडरेट प्रेशर लेंगे। जब मॉडरेट प्रेशर लेंगे तो पॉइंट नंबर 2 आएगा, तो एट मॉडरेट प्रेशर यानी बीच वाले लेना है, मॉडरेट प्रेशर ले रहे हैं, तो मॉडरेट प्रेशर पे हम क्या करेंगे, x/m इज यहां पे हम लिख देते हैं इज इक्वल टू k p के पावर 1/n, लेकिन यहां पे हम लिख दिया 1/n इज ग्रेटर देन 1। अगर 1/n का मान ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे कंडीशन में आप यहां लिख सकते हैं x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kp के पावर 1/n, मतलब n के हिसाब से आपका p चेंज होगा। अब जो तीसरा ग्राफ है, थर्ड ग्राफ के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/n इज इक्वल टू 0। अगर 1/n इज इक्वल टू 0 हुआ है तो ऐसे कंडीशन में x/m इज इक्वल टू k, चूंकि p का पावर हो जाएगा 0 और किसी भी नंबर या फिर किसी भी जो फैक्टर है उसका अगर पावर 0 हो जाता है तो अब हम 1 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि x/m कांस्टेंट हो गया, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यही बातें आपको डिस्कस करना था कि इनिशियल प्रेशर पे x
यानी एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन मॉडरेट प्रेशर पे एडजॉर्प्शन जो होता है वो प्रेशर पे डिपेंडेंट है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन B to C जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/n = 0 हो गया, तो वो जो आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x/m जो है यानी एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो चुका है, वो कांस्टेंट हो गया है, एडजॉर्प्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो लो प्रेशर पे एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉडरेट प्रेशर पे एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ डिपेंड करता है, लेकिन हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है विद द प्रेशर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का लिमिटेशन क्या है। तो कुछ लिमिटेशन है जिसमें आप पहला पॉइंट आप समझ सकते हैं, फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज टोटली डिपेंड ऑन देयर एक्सपीरियंस, देयर आर नो एनी थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। यानी फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो पूरा का पूरा उनके एक्सपीरियंस डिपेंड है, उनके नॉलेज पे डिपेंड है, उसका कोई भी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं। पॉइंट नंबर 2, फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आर अप्लीकेबल एट लो प्रेशर। यानी जो फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो अप्लीकेबल है एट लो प्रेशर, बट फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म शो डेविएशन एट हाई प्रेशर। थर्ड पॉइंट क्या है कि फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो उनके कांस्टेंट है K और N, तो जो K और N है वो कांस्टेंट है, बट देयर वैल्यू विल बी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये जो K और N है वो फ्रुंडलीच कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो कांस्टेंट यानी फ्रुंडलीच कांस्टेंट K और N है वो कांस्टेंट तो है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है विथ टेम्परेचर। लास्ट पॉइंट ये है कि हम स्पेशली फ्रुंडलीच ने क्या रिलेशन दिया है, फ्रुंडलीच ने अपना रिलेशन दिया है एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, लेकिन एक्चुअल जो रिलेशन बता रहा है वो 1/n यानी कि कांस्टेंट n की वैल्यू बता रहा है। यानी जो n है वो डिसाइड करता है कि एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ रिलेशन रखेगा, या फिर एडजॉर्प्शन प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाए। यानी कि जो रिलेशन बताया गया है फ्रुंडलीच के थ्रू वो स्पेशली क्या बताया गया, एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में रिलेशन, लेकिन एक्चुअल रिलेशन कौन बता रहा है, n बता रहा है। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिमिटेशन थे। मैं ये समझता हूं कि आप फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अच्छे से समझ गए होंगे, और उसमें क्या क्या फैक्टर यूज हो रहे हैं, उसका ग्राफ क्या था, और कैसे कैसे ये ग्राफ चेंज हो रहा है आइसोथर्म के थ्रू, इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है, मिडिल स्टेज में क्या हो रहा है, और फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, वो सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बातें करने वाले हैं कि यानी कि फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म यानी कि एडजॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन। ओके, एडजॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन देखिए स्पेशली क्या है कि सॉल्यूशन के केस में प्रेशर का कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में है। तो सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो एडजॉर्प्शन है सॉल्यूशन का वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन एडजॉर्प्शन जो सॉल्यूशन का है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। आइए देखते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने सबसे पहले सॉल्यूशन बनाया, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया। जब आपने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया तो सपोज दैट इनिशियल एसिटिक एसिड यानी कि मान लीजिए 1 मोलरिटी एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया। 1 मोलरिटी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसी सॉल्यूशन में आपको डाल देना है एक्टिवेटेड चारकोल। जब आप उस सॉल्यूशन में एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं तो क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का सॉल्यूट है यानी कि जो एसिटिक एसिड है वो सॉल्यूशन से हटके एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल का जो एसिटिक एसिड है वो एक्टिवेटेड चारकोल जो कि एडजॉर्बेंट है उसके सरफेस पे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन द सॉल्यूशन डिक्रीज, बट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज। यानी यहाँ पे जो चेंज चल रहा है, यहाँ पे भी एडजॉर्प्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ के एडजॉर्प्शन जो चेंज चल रहा है वो स्पेशली किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कोई भी डाइस यानी कोई भी कलर कंपोनेंट का सॉल्यूशन बना लिया। अब उस कलर कंपोनेंट के सॉल्यूशन में आपने वापस क्या डाल दिया, उसमें आपने एनिमल चारकोल डाल दिया। अब क्या होगा कि जो कलर कंपोनेंट है उनका एक्टिवेटेड चारकोल या फिर एनिमल चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा। जब एडजॉर्प्शन होगा तो जो सॉल्यूशन में
कलर का कंसंट्रेशन है वो स्लोली डिक्रीज करेगा, और जो कलर का कंसंट्रेशन है वो एनिमल चारकोल के सरफेस पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं जो एडजॉर्प्शन है सॉल्यूशन का वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का जो एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन यानी कि जो आपका एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन के लिए एडजॉर्प्शन का फार्मूला है वो हमने कोई फार्मूला अभी तक आया नहीं है, लेकिन फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो फार्मूला है उसी को हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, कंसंट्रेशन टर्म में। तो अब सवाल यहां पर है कि ये हो गया आपका x बाई एम इज इक्वल टू के, फिर c के पावर 1 बाई n। आपने देखा था इसके पहले कि जो एडजॉर्प्शन था वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अभी सॉल्यूशन का जो एडजॉर्प्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। अब इसको हम यहां पे ले लें, log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log c। मतलब ये है कि हमने फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन को हमने जब सॉल्यूशन के लिए यूज किया तो लगभग वही रिजल्ट मिलते हैं जो प्रेशर के साथ मिलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो एडजॉर्प्शन है सॉल्यूशन में, जो एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे। और कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आते हैं उसको आप अच्छे से मेजर कर सकते हैं, टाइट्रेशन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने इनिशियल स्टेज में कितना कंसंट्रेशन लिया था और बाद में एडजॉर्प्शन होने के बाद जो कंसंट्रेशन हमारा जो एसिटिक एसिड है या फिर जो डाइज है या फिर जो भी आपने कलर कंपोनेंट लिया है उसमें क्या चेंज आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजॉर्प्शन फाइंड कर सकते हैं। यानी ये सॉल्यूशन का जो एडजॉर्प्शन है वो बिल्कुल सिमिलर लाइक प्रेशर के लिए जो आपका गैसियस प्रेशर थे यानी गैसियस के लिए एडजॉर्प्शन थे वही लगभग आपको कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि वहां पे जो एडजॉर्प्शन चल रहा था वो प्रेशर के अंडर चल रहा था गैसियस एडजॉर्बेट के लिए, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन के लिए जो एडजॉर्प्शन है वो स्पेशली डिपेंड करेगा किस पर, कंसंट्रेशन पे। तो आप फ्रुंडलीच एडजॉर्प्शन इक्वेशन को जो गैसियस स्टेट के लिए था वो एग्जैक्ट आप यूज कर सकते हो किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एडजॉर्प्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। यूज ऑफ एडजॉर्प्शन इन आवर एवरीडे लाइफ यानी कि हमारी लाइफ के साथ साथ एडजॉर्प्शन कैसे यूजफुल है, जिसमें हम यहाँ पे 10 पॉइंट लिख चुके हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। जैसे आपको दिया हुआ है, पहला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। आप सभी को पता है कि एक क्लोज कंटेनर हो और उस क्लोज कंटेनर की जो वॉल है उसको एक्टिवेटेड चारकोल से क्या कर देना है, लेयरिंग कर देता है। जब क्लोज कंटेनर का जो क्लोज कंटेनर के अंदर एयर है, अभी क्लोज कंटेनर के अंदर एयर है और उसके दीवार जो अंदर की जो दीवार है उसको आपको चारकोल के थ्रू क्या कर देना है, लेयरिंग कर देना है। तो चारकोल एक अच्छा एडजॉर्बेंट है जो कि अंदर जो गैसेज है वो अपनी सरफेस पे क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, और जब वो अपनी सरफेस पे उन गैसों को एडजॉर्ब कर लेगा तो कहीं ना कहीं अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, और अंदर का प्रेशर इतना डिक्रीज हो गया कि वहां पे प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप एडजॉर्प्शन के प्रोसेस से हाई वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दूसरा प्रोसेस है गैस मास्क। कभी कभी क्या होता है कि कोई पॉइजनस गैस लीकेज कर रही है, अगर कोई पॉइजनस गैस लीकेज कर रही है तो ऐसे कंडीशन में अगर वहां पर किसी भी कंडीशन में अगर आप चले जाते हैं तो वो जो पॉइजनस गैसेज वो आपके रेस्पिरेशन के थ्रू आपके लंग्स में चले जाएंगे, जिसकी वजह से इंसानों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन उस जो गैस पॉइजनस गैस लीकेज चल रहा है उसको कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो दूसरे के ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में गैस मास्क पहन के जाना, और उस मास्क जो होगा वो किसका बना होगा, एक्टिवेटेड चारकोल का मास्क होगा, जिसमें से कंपटीटिव एडजॉर्प्शन चलता है कि पहले जो है वो ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है, उसके बाद में फिर पॉइजनस गैस यानी एडजॉर्प्शन डिसऑप्शन हो जाता है, यानी जो आपका ऑक्सीजन है वो डिसऑप्शन हो जाता है, फिर उसके बाद उसके सरफेस पे क्या हो जाता है, जो पॉइजनस गैसेज हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉइजनस गैसों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि एडजॉर्प्शन का यूज क्या है, पॉइजनस गैसों के एरिया में जाते समय गैस मास्क आप पहन के जा सकते हैं, जिससे आप उस पॉइजनस गैस से बच सकते हैं, यानी एडजॉर्प्शन के प्रोसेस से आप पॉइजनस गैस के थ्रू क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कंट्रोल ह्यूमिडिटी। आपको पता है कि नेचर ह्यूमिडिटी
यानी कमरे की ह्यूमिडिटी, यानी जो कमरे का मॉइस्चर है या फिर किसी भी प्लेस का जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एब्जॉर्बेंट है सिलिका जेल और एल्मुला जेल। जो सिलिका जेल या एल्मुला जेल है वो स्पेशली एक परफेक्ट एब्जॉर्बेंट है, किसके लिए? मॉइस्चर के लिए। इसलिए किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पर से मॉइस्चर को रिमूव करना है, ह्यूमिडिटी को रिमूव करना है, तो आप सिलिका जेल या फिर एल्मुला जेल का यूज कर सकते हैं, जो कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू वहां से मॉइस्चर को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ कलर कंपोनेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप कोई कलर कंपोनेंट लेते हैं तो आप उसके सॉल्यूशन में एक्टिवेटेड चारकोल या फिर एनिमल चारकोल डाल करके उस कंपोनेंट, यानी वहां वो जो सॉल्यूशन है, कलर का जो सॉल्यूशन है या फिर कोई भी कलर अच्छा नहीं है, उसको रिमूव करने के लिए आप चारकोल का यूज करें, जिसकी वजह से जो कलर कंपोनेंट है वो चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, जिससे कलर कंपोनेंट को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन में से कलर को रिमूव करना है तो हम एक्टिवेटेड चारकोल या फिर एनिमल चारकोल का यूज करके एडजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू उस कलर को हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। अब आपको पता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस में क्या होता है कि स्पेशली गैस रिएक्टेंट है और जो आपका सॉलिड है वो कैटलिस्ट है। तो जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस होता है उसमें स्पेशली सबसे पहले गैसेस पार्टिकल को कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। फिर एडजॉर्प्शन होने के बाद फिर बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मेकिंग प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से कैटलिस्ट के सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे कैटलिस्ट के सरफेस पे गैसों का क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। इसका मतलब है कि जो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है एडजॉर्प्शन थियरी पे, यानी कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे। नेक्स्ट आपका है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। आपको पता है कि किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर हम इनर्ट गैस को सेपरेट करना चाहते हैं तो डिफरेंट एडजॉर्बेंट आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, यानी अलग अलग टाइप की जो गैसेज हैं इसको रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजॉर्बेंट लेते हैं, जिसकी वजह से जो इनर्ट गैसें होती हैं वो एडजॉर्बेंट की तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आप एयर में से जो इनर्ट गैसेज हैं उसको एडजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट था वो है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आपको पता है कि मेटलर्जी प्रोसेस में सल्फाइड कंटेनिंग ओर्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करते हैं, और जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है उसमें जो फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है वो भी सरफेस फिनोमेना होता है, वो सरफेस पे ही होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी एडजॉर्प्शन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूरिंग ऑफ डिजीज, यानी कोई भी मान लीजिए स्किन डिजीज है या फिर कोई भी डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में डिजीज के समय क्या होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन हम यूज करते हैं, और वो जो मेडिसिन होता है वो अपने सरफेस पे बैक्टीरिया फिर वायरस को अट्रैक्ट करके एडजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू उसको क्या कर देता है? किल कर देता है, जिसकी वजह से जो भी आपकी डिजीज होती है वो क्यूरेबल हो जाती है, यानी वो अच्छी तरह से कम समय में सही हो जाता है। तो वहां पर क्यूरिंग ऑफ डिजीज में भी एडजॉर्प्शन का लॉ यानी एडजॉर्प्शन अप्लीकेबल है। नेक्स्ट आपका है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। आपको पता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए आप जियोलाइट लेते हैं, रेजिन लेते हैं। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए जो आप जियोलाइट ले रहे हैं, आप जो रेजिन ले रहे हैं, उसमें जो वाटर का जो हार्डनेस है वो स्पेशली जियोलाइट या फिर रेजिन के सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि रेजिन या जियोलाइट के सरफेस पे जो वाटर का हार्डनेस है वो एडजॉर्ब हो जाता है, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने का जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। और जो लास्ट पॉइंट है आपका है क्रोमेटोग्राफी। और आपको बता दें क्रोमेटोग्राफी जो एनालिसिस होता है सेपरेशन ऑफ द कलर कंपोनेंट या सेपरेशन ऑफ द मेटल, ये क्रोमेटोग्राफी मेथड के थ्रू होता है। और क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस इज टोटली डिपेंड ऑन द एडजॉर्प्शन, यानी जो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है वो स्पेशली एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा इसके पहले यानी आज का वीडियो और इसके पहले के सारे वीडियो जो भी है आप उसको अच्छे से देख लें, ताकि आपको एडजॉर्प्शन से रिलेटेड सारा जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाता तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन है, जो एनसीईआरटी बुक में एडजॉर्प्शन से रिलेटेड जितने टॉपिक थे उसको हमने लगभग सभी एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत